ओके। यस। गुड इवनिंग सना, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग सभी को भाई। तो टेस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं, है ना, आज की क्लास में। और वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट वीक था। आई हैव टू गो फॉर मोर क्वेश्चंस। यस डिंपल। इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में हमने क्लास में भी हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे, है ना। तो तुम लोगों को मैंने इसलिए बोला था कि एक बार इसको करके जाना। आप लोग देखो, ये यूनिट टेस्ट था, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजों पे थोड़ा वर्क करना है। लेकिन अगर आगे फिर से जब ये क्वेश्चन आएंगे, है ना, अगले टेस्ट में जब भी मेजर टेस्ट होगा या जब भी रिवीजन होगा, और उसमें भी अगर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं बात को। बेसिक बेसिक चीजें तो हमें आनी चाहिए। अब इस वाले टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है आने की एग्जाम में, बहुत कम। पर अब आपका चैप्टर टेस्ट है, तो बेटा चैप्टर में से तो सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, सिलेबस में जो भी है, समझ रहे हो आप। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीआईआर पे आपके 40 में से 30 क्वेश्चन बना दिए जाएं, राइट। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन डालना भी जरूरी है ना। लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा उन टॉपिक्स की करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। जिनसे बहुत ही कम, जीरो क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको उनका सिलेबस कवरेज करना है अभी के लिए। बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप केवल सिलेबस उनका कवर करके, एक बार रीडिंग लगा के, थ्योरी पढ़ के ना, एक दो एग्जांपल उनके सॉल्व करके, और ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है। कोई भी टीचर ऐसे नहीं बोलते कि आप क्वेश्चन कम कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सेलेक्टिव होने के लिए बोल रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है सबको। ये बहुत क्रूशियल बात है बेटा, ये आप बिल्कुल। लोगों को समझनी जरूरी है ना। अगर आप सेलेक्टिव हो जाओगे, समझ जाओगे कि कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी पे थोड़ा कम करना है, तो ही आप टाइम निकाल पाओगे। अदरवाइज आपकी कंप्लेन हमेशा रहेगी है कि सर टाइम ही नहीं मिलता है, 3 क्लास रोज होती है इवनिंग में, सुबह स्कूल भी जाना पड़ता है। नहीं वाली कंप्लेन, तो ये कांस्टेंट रहेगी कंप्लेन लास्ट तक। और फिर इसका कोई वो तो है नहीं, लास्ट तो है नहीं, कोई सोल्यूशन तो है नहीं। सोल्यूशन ढूंढना हमें ही है, क्योंकि राइट, सोल्यूशन यही है। प्रायोरिटाइज करो। यू शुड नो व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू। अभी मेजर टेस्ट आने वाला है, आई गेस 28 सितंबर के अराउंड होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी, मतलब मंथ एंड में होगा एकदम। तो उसके क्वेश्चन जो भी सिलेबस है, उसका क्वेश्चन अब प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो, राइट। 11th में तो मैंने बता ही दिया क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद एसएचएम वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। जो भी आपका बेसिकली पोर्शन बचा हुआ है 11th का, वो हम इस महीने में कंप्लीट कर देंगे पूरा। सिलेबस एक बार सेंड कर देना। अच्छा, मेजर टेस्ट का क्या? मेजर टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हो क्या? कर दूंगा मैं मेजर टेस्ट का सिलेबस सेंड। रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे सारे बेटा। 11th क्लास में तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे, मैं आपको कर ही दूंगा शेयर। ग्रेविटेशन इस वाले एमटी में नहीं आएगा, पर मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा ग्रेविटेशन। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपसे। आपको जब भी टाइम मिले आप कर लेना। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटाइज करना सीखो। पॉइंट ये है। तो इससे नहीं घबराना है या जज नहीं करना है कि सर इस वाले टेस्ट में तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे, इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आए थे काफी सारे, है ना, जो हमें आते ही नहीं है। तो घबराना नहीं है उस चीज से, वो नीट में नहीं आने वाले हैं यार। नीट में नहीं आने वाले हैं इज अ रॉन्ग थिंग टू से, बट नीट में आने की प्रोबेबिलिटी कम है इज द राइट थिंग टू से। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब जिस चीज की जैसी होती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में है, क्वेश्चंस आए भी हुए हैं उसके। लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्रिक टॉपिक्स में टीआईआर हो गया, प्रिज्म हो गया, ना, ये फेवरेट टॉपिक्स है नीट के, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो इनको पहले प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करना है। ये तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, तो उनको आप एनालिसिस करके सोल्यूशन ढूंढिए उनका, और उनको समझिए। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उनको सही करिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर नहीं आते हमें तो हम छोड़ देंगे, अब इनको करेंगे ही, है ना। ये नहीं सोचना है। चलिए। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर आपका थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या करना है, वे ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ के आना है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी, कल ही आएगी इस क्लास, थोड़ी बहुत रीडिंग लगा लेना। रिसोर्सेज आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। चलें भाई, स्टार्ट करेंगे, शैल वी स्टार्ट यस क्लास? सर। ओके, आई एम शेयरिंग माय। इज इट विजिबल बच्चों? Yes, sir. यस सर। दिख रही है बेटा? यस आगे सर। चलो, ठीक है ठीक। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उनको आप सॉल्व कीजिए। अच्छा, आज हम टेस्ट की प्रैक्टिस के अलावा वे ऑप्टिक्स भी पढ़ने वाले। वे ऑप्टिक्स, या किसी ने गलत लिख दिया, ये वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरह वे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो और अच्छे खासे आते हैं। तो आप लोगों को ऑप्टिक्स अगर आप करके चले जाओगे तो आप लोगों के काफी क्वेश्चन तो ऑप्टिक्स से भी आते हैं। मतलब यू मान लो कि आप 6 क्वेश्चन के अराउंड, 5 to 6 क्वेश्चन के अराउंड आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइदर केस में हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने छोड़ ही दिया चैप्टर तो बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर बाद में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं अभी, उनको अच्छे से कर लो साथ के साथ, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को तो ये आता ही होगा, ओके। तो उसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर आपको आंसर पता भी है इसका तो भी आप आंसर मत बताइएगा सॉल्व करे बिना। चैट में लिखना है, जैसे ही आ जाता है ना। आंसर आया क्या बेटा? Yes, सी sir. ऑप्शन क्या आ रहा है? सी आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, डिस्कस करें क्या? सना क्या इटैलिक्स में आंसर लिख रही है? बताओ। यस सर। मतलब कि आंसर भी हम फैंसी तरीके से सर देंगे ना? ऑप्शन सी। हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। सना को लग रहा है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अच्छे फॉन्ट में देने के लिए आंसर, 4 की जगह 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सर स्क्रीन स्क्रीन चली चलेगी? गई। शो नहीं हो रही है। Screen. अभी देखो, हो रही है क्या अभी? यस सर। यस सर। ये ठीक है, तो डिस्कस करते हैं यार इसको, है ना। डायग्राम अगर आप बनाओगे इसमें तो ज्यादा इजी होगा समझना इसको। एक लाइट रे है,
आ गया ये तो। एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई, 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 30 डिग्री। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तुमको क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी व्हाट, मीडियम में वेलोसिटी की लाइट पूछ रहे हैं आपसे, और आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि ये अगर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 में आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी इस मीडियम की आपको स्पीड दे रखी है, राइट। बोल क्या रहा है आगे कि आपको रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी, मतलब बेसिकली सरफेस ऑफ सेपरेशन जो मीडियम का है वो आपकी क्रॉस कर रही है 45 से 30 डिग्री, यानी कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ, है ना, क्योंकि हमको म्यू निकालनी पड़ेगी ना इसकी, इसका म्यू निकालना पड़ेगा ना बेटा। मीडियम की स्पीड कैसे निकलेगी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालोगे तो म्यू क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अरे समझ में आया, यही होता है ना, Yes, sir. है ना। Yes, एयर का sir. एयर का तो 1 ले लोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो साइन आई अपॉन साइन आर निकाल दो यार, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30, इनकी वैल्यूज पता है ना सबको, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, यही होगा क्या। Yes, sir. कितना आंसर आ गया, √2 आ गया क्या यू का वैल्यू, Yes, sir. है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, बताओ। C by V. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना, मुझे लगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई ना, मैं फॉर्मूला वाइज ही लिखता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, दो मीडियम की स्पीड ही तो कंपेयर करने के लिए होता है बेटा, लाइट की, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ये तो पढ़ा हुआ है यार, ये Yes, वाला, sir. है ना, ये तो सबको आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक एक मीडियम में लाइट को चलाया और दूसरे मीडियम में लाइट को चलाया, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा था उसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना चालू कर दिया, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर आपको √2 दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा क्या। Yes, sir. इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। Say 2.12 into 10 to the power of 8. अब बताओ इसमें क्या डाउट था, हो गया क्या सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. बेटा डाउट है कि किसी को इस क्वेश्चन में, No, पेपर में sir. होना चाहिए था ये सबसे। हाँ कुछ बोल रहा था कोई, डाउट है क्या बेटा। सर ये मेरा ठीक था. सही था क्वेश्चन पेपर का, Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आया है, आपको बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप की वो 9 है, और आपको क्या बताना है भाई, दोनों नहीं लेंसेज की वो बतानी, फोकल लेंथ। अब टेलीस्कोप में कितने लेंसेज होते हैं, पढ़ाया था मैंने, Say 2. दो लेंसेज होते हैं ना। एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या होता है Eyepiece. आई पीस, है ना। अरे यार एक के थ्रू तो तुम लाइट को क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करोगे, और एक एक के थ्रू तुम क्या है देखोगे उसको, राइट। डिस्कस Yes, कर दी ना sir. हमने। एक लेंस यस के सर। थ्रू तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आती है, और एक कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, है ना। और एक लेंस के थ्रू आप क्या करते हो, उनको देखने की में हेल्प करते हो अपनी, राइट। तो चलो मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है भाई, मैग्नीफाइंग पावर गिवन है। अब ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, अगर ये रिकॉल कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जाम में भी अगर नहीं हुआ होगा तो उसका रीजन यही है कि मैंने तो बोला था तुम्हें कि रीड करके जाओ एक बार नोट्स, पर तुम नहीं गए। क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की डिवाइडेड बाय आईपीस की फोकल लेंथ, यही होती है क्या, Yes, sir. है ना। तो इसको सॉल्व Yes, कर दो, sir. अब आगे सॉल्व कर दो इसको।
दूसरी चीज क्या दे रखी है इसमें, ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज फाउंड टू बी 20। तो अगर आपका फोकल लेंथ ये होता है एफ ओ, है ना, और ये होता है एफ ई, सही बात है। अरे डायग्राम में समझाया था ना बेटा ये तो। Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एफ ओ प्लस एफ ई की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, राइट। 20 सेंटीमीटर। अरे यही तो हुआ, इन दोनों के बीच की वैल्यू दे रखी है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे मुझे आंसर बता दीजिए, दोनों के लेंथ, फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आएगा ये बता दो जल्दी से। अब तो काफी इजी हो गया है क्वेश्चन, मतलब बस कैलकुलेशन करके आंसर बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, बहुत इजी है, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, है ना। एफ ओ की जगह 9 एफ ई रख देंगे, तो 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। 10 एफ ई इक्वल्स टू 20, तो एफ ई कितना आ गया भाई, 2 सेंटीमीटर, है ना। अगर एफ ई 2 है तो एफ ओ क्या हो जाएगा भाई, 18। 18 सेंटीमीटर। दोनों का सम 20 है ना, तो ये आ गया ए ऑप्शन आंसर। इसमें किसी को डाउट है क्या? No, अब sir. तो कहने को डराने No. के लिए टेलीस्कोप से क्वेश्चन था, पर कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। ये वाला क्वेश्चन कितना इजी था। तो जस्ट बिकॉज आप किसी टॉपिक से डर रहे हो या आप उसको पढ़ के नहीं जा रहे हो, आप इजी क्वेश्चन मिस कर दोगे। 4 मार्क्स फ्री के क्वेश्चन थे ये। अगर आप टेलीस्कोप एक बार देख के भी चले जाते ना, बेसिक आइडिया भी आपको लगा लेते, डायग्राम क्या होता है और एफ ओ एफ ई क्या होता है, ये भी पता चल जाता है आपको। मैग्नीफाइंग पावर तो उसमें लिखा ही हुआ है क्या होता है ना। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अब देखो, अगर आगे भी अगर कोई टॉपिक छोड़ के जाओगे तो उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन टॉपिक्स का मैं बोल रहा हूँ रीड लगा लो, है ना, एक बार पढ़ के चले जाओ तो पढ़ लिया करो, बात के लिए मत टाला करो। आगे चलें क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार, आगे क्वेश्चन करो। अगला क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय लाइट टू पास थ्रू 4 mm थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी व्हाट। टाइम टेकन पूछ रहा है आपसे बेसिकली। एक लाइट है जो कि एक ग्लास स्लैब है 4 mm का, उससे पास कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी दे रखी है, राइट। टाइम बता दो उसको कितना टाइम लगने वाला है। आंसर चैट में करेंगे। एक ओके, 2 बच्चों का आ भी गया है, बाकी बच्चे ही बताएंगे भाई। एग्जाम में हो गया था ना ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. ये कुछ इजी क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में होने चाहिए थे। ठीक है, तो मैंने इजी क्वेश्चंस भी लिए हैं आज, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इजी लिए हैं, कुछ डिफिकल्ट लिए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि सारे क्वेश्चंस में नहीं ले पाऊँ ऑब्वियसली। 40 क्वेश्चंस हम एक ही क्लास में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। अच्छा एक और बात, वेव ऑप्टिक्स का जो टेस्ट है वो कब है? बेटा वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट कब है ये पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? 15? Yes, sir. 15 को थोड़ी ना है, नहीं पता कब है क्या? ऐसा तो नहीं है No, कि sir. छठ, ऐसे बोलो ना यार। तुम लोगों का टेस्ट है 22 को, 22, राइट। अगली बार जो है वो फिजिक्स का टेस्ट है ही नहीं इस बार। अब जो संडे इस संडे फिजिक्स का टेस्ट नहीं आएगा? नहीं, इस बार शायद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। खुशी हो रही ना तुम लोगों को? खुशी हो रही ना तुम लोगों को? कैसे से हो यार। बेटा फिजिक्स तो पढ़नी तो पड़ेगी ना। मतलब देखो, इतने ऐसे टीचर है जो बिल्कुल हंसी खुशी होके पढ़ाते हैं तुम्हें, डांटते भी नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ना सर, तो अब क्या करें यार उसके बाद, बताओ। नहीं आता इंटरेस्ट पढ़ने में बिल्कुल फिजिक्स? थोड़ा बहुत आता है नहीं? एक एक चीज है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है
तो इंटरेस्ट बनाया जा सकता है ना। अगर थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस राइट होते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर तुम थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दो, जो कि कुछ बच्चों ने किया भी है, और आई एम वेरी श्योर कि उनको फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा होगा। ज्यादा पक्की वाली दोस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादा पक्की वाली दोस्ती तुम्हें एग्जाम के साथ करनी है वैसे भी, जो तुम्हारा टारगेट एग्जाम है। ज्यादा पक्की वाली दोस्ती ना तो बायो के साथ करनी है, ना केमिस्ट्री के साथ करनी है, ना फिजिक्स के साथ करनी है, एग्जाम के साथ करनी है ना। आ रहा है इंटरेस्ट, चलो बढ़िया बात है। इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो भी सही है, नहीं ये भी आ रहा है तो एग्जाम क्रैक करना है, ये बात दिमाग में रखो। उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमको ऐसा नहीं कि साल भर मेहनत करके और फिर लास्ट में हम गिव अप कर दें, है ना। तो ये क्लियर रखो कि एग्जाम क्लियर करना है, रास्ते में है। अच्छा रास्ते में इंटरेस्ट, चलो लेके आते हैं उसको, जल्दी लेके आएंगे। अभी 11th के टॉपिक्स और हैं, उसमें इंटरेस्ट लेके आएंगे। और तो क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि कोई चीज हमको आने लगती है, अब जैसे मान लो कोई फुटबॉल खेलता है पर उसको टेबल टेनिस नहीं आता, तो उसको टेबल टेनिस में इंटरेस्ट भी नहीं आता। अब मैं ये नहीं बोल रहा सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे बच्चे, या कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि जब टेबल टेनिस खेलना चालू करेंगे और जीतना चालू करेंगे, है ना, उनके फ्रेंड्स के अगेंस्ट में वो जीतना चालू कर देंगे, तो उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ, होता है क्या ऐसा? तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होने लगेंगे और सही होने लगेंगे एग्जाम में भी, और या फिर घर पे जब प्रैक्टिस करो तब भी, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपने आने लगेगा, है ना। तो उस चीज के लिए वेट करो, उस चीज के लिए प्रयास करो, ट्राई करो। राइट, चलो भाई इसको सॉल्व कर दें। वैसे तो तुम लोगों ने कर ही दिया है सही, है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। Yes, sir. वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है क्वेश्चन में 3 × 10⁸, ये देखो दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। काफी इजी हो गया। कितना आंसर आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आ गया क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। अब तो बस टाइम टेकन निकालना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन देख के ऐसा लग सकता है कि ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया हमसे। टाइम टेकन तो कभी सर ने पढ़ाया भी नहीं हमें, ये लग रहा होगा ना। Sir, speed is equals to distance upon the time. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। Yes, sir. अब देखो इसके लिए पढ़ाना पड़ता है क्या कुछ अलग से? ऐसा है क्या कि अलग से पढ़ा था मैं इस चीज को? नहीं ना। आपको बस डिस्टेंस देखना था। डिस्टेंस क्या है भाई? कोई ग्लास स्लैब है, उससे लाइट एंटर कर रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी। तो आपको यही तो बताना था कि भाई जो आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस है वो आपका डिस्टेंस है 4 mm, राइट। अरे यही है ना, यस सर। है ना। Yes, और sir. ये स्पीड हो गई लाइट की, कि जब ग्लास स्लैब में जाएगी तो इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगी। अब 4 की जगह तुम क्या रख सकते हो? 4 × 10⁻³ है ना, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है ना, mm में नहीं ले सकते हम, राइट। इसको सॉल्व करो। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 2 into 10 की power minus 11. ये आंसर आ रहा है। अगर किसी का नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो बता देना मुझे, मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, फ्री में मार्क्स देके जाने वाला क्वेश्चन था, राइट। आगे चले, Yes, sir. चलो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सिल्वर्ड surface as shown inclined to another one, then the net deviation of the reflected rays will be। अब ऑब्वियसली मिरर पे अगर जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो जो नेट डेविएशन होगा रिफ्लेक्टेड रेज का, वो आपको बताना है। देखते हैं कि कर पाते हैं क्या आप। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हो तो आप इससे डायरेक्ट निकाल दोगे। करो, सॉल्व करो।
कितना आ रहा है? सी आ रहा है क्या? सी आ रहा है। अच्छा, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? पाई माइनस 2i होता था क्या? 180 माइनस 2i। यस सर। बेटा पढ़ाया था ये मैंने, भूल गए हो क्या आप लोग चीजें? नेट डेविएशन कैसे निकालते थे किसी भी लाइट रे की? पाई माइनस 2i से ज्योमेट्रिकली भी समझाया था इस चीज को डिराइव करके, राइट। और यहाँ पे जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो कितना है? अरे आई कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री नहीं है क्या? देखो ये सरफेस है, इसका जो नॉर्मल है उसके अलोंग अगर लाइट इंसिडेंट कर जाएगी तो आई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। 0 तो डेविएशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, राइट। 180 और डिग्री। डेविएशन कैसे होगा? लाइट रे आई इधर, तो ये वाला एंगल हो गया उसका, है ना। और वापस रिटर्न कर गई रिफ्लेक्शन के बाद में, तो सेम ही एंगल पे तो रिटर्न करेगी ये, देखो। अरे समझ में आ रहा है? अलोंग द लाइन, सेम अलोंग द लाइन ही रिटर्न करेगी। इधर बना रहा था ये, मान लो अगर ये कोई वेक्टर होता तो इसका डायरेक्शन होता आई कैप में, और ये रिटर्न होकर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली जाएगी? माइनस आई कैप में, राइट। बेटा समझ में आ रही है बात? यस सर। तो एंगल डेविएशन कितना हुआ भाई? 180 डिग्री तो हुआ। अरे समझ में आ रही है? फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। यस। कोई लाइट अगर मिरर पे सीधी जा रही है हॉरिजॉन्टल, तो रिफ्लेक्ट भी सीधी होके आएगी, एंगल थोड़ी बना लेगी कोई। जब आई कोई एंगल नहीं है, आई 0 है, तो रिफ्रेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे एंगल कैसे बनाएगी बेटा? बना सकती है क्या? No, sir. एंगल ऑफ नो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, राइट। तो आई अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने बनेगी, बस वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा, है ना। डेविएशन डेविएशन अपोजिट 180 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट करके अपोजिट साइड में चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें? नो नो सर। सर। ना। और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला भी यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। चलो एक और ज्योमेट्री की बात करते हैं, सिंस चैप्टर का नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्री पे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ज्योमेट्री पे, इसको सॉल्व कीजिए। चैट में लिखो आंसर अगर आ गया हो तो। अरे ये एकदम से कैसे आंसर आ गया सबका? हाँ, एक ही टाइम पे कैसे आंसर आ गया तुम सब लोगों का? ऐसे लग रहा है 10-12 बच्चों का एक साथ आंसर आया है। अभिषेक ने लिखा है डिस्कस, बताओ। बाकी सब बच्चे, ऐसा लग रहा है एक बंदे ने आंसर दिया, तुम में से किसी एक जने ने आंसर दिया, और तुम लोग सोच के बैठे थे कि कोई एक आंसर दे दे, हम भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं? No, sir. आंसर आया है आप लोगों का? सॉल्व करा है आप लोगों ने? और टेस्ट में हुआ था ये क्वेश्चन या नहीं हुआ था? सर टेस्ट में तो स्किप किया था। स्किप किया था? कितने बच्चों से टेस्ट में हो गया था ये क्वेश्चन? हैंड रेज करो। सर मैंने करा था। अपना हाथ उठाएं अगर आपसे ये सही हो गया था क्वेश्चन टेस्ट में।
अच्छा 3-4 बच्चों से हुआ। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। अच्छी बात। सर पर हम्म सर पर सर पर मत करा सर पर मैं बेटा पर के आगे भी तो बोलना होता है। सर मेरा भाई तंग कर रहा है मेरे को सर। इसमें मैंने पर 30 करा था पर मैंने तुक्का मारा था इसमें सच्ची। बताओ, ये बोलने के लिए इसने इतना टाइम लिया है। सर बेटा मैंने भी चैट 30 कर किया था। देते हैं। हाँ इसमें मैंने क्या करा था ना कि मैंने परपेंडिकुलर ले लिया था लाइन एक और उससे मैंने फिर 90 डिग्री आ गया था उसमें, तो फिर मैंने 120 माइनस 90 कर दी और 30 आ गया फिर मेरा। अब तुक्का सर मेरे कैसे को हो नहीं गया? पता सही था ये कि गलत। बेटा अगर आपको यही नहीं पता कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, तो फिर वो सही में तुक्का हुआ। ये तो लॉजिक के साथ आपने किया है ना बेटा, फिर क्यों डाउट आ रहा है उसमें? सर मेरे को पूरा नहीं पता था कैसे करना, तो फिर मैंने तुक्का ही मार दिया। मैंने लगा ज्यादा स्किप भी नहीं करने, फिर मैंने कर ही दिया। बहुत बढ़िया। चलो भाई डिस्कस करते हैं, करें डिस्कस। Yes, sir. Yes, sir. कोई कुछ बोल रहा था, कुछ किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं? No, sir. ठीक है। हाँ भाई, ज्योमेट्री के ऊपर बेस क्वेश्चन है, कंप्लीटली ज्योमेट्री बेस क्वेश्चन है। आपको लाइट रे जैसे भी जा रही है, जहां भी जा रही है, उससे आपको ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको थीटा निकालना है और अब आप ज्योमेट्री की हेल्प से पूरा आराम से निकाल सकते हो, राइट? तो इसमें हम समझते हैं कुछ चीजें, जैसे कि आपका जो मिरर है वो 180 डिग्री पे अलाइंड है, राइट? तो ये मिरर जो है, इससे जब ये लाइन पास करेगी तो ये वाला जो एंगल बनेगा पूरा, ये 180 बनना चाहिए, राइट? Yes, sir. यस और Yes. ये 20 है इतना वाला पार्ट, तो ये बाकी का पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला 60 Yes, sir. Yes, sir. डिग्री हो जाएगा ना? बेटा हाँ ना बोल दो जल्दी से अब, ताकि जल्दी Yes, जल्दी sir. Yes, sir. है ना? अच्छा ये 60 डिग्री हुआ है और ये पूरा 90 दिख रहा है हमें। यार ये लाइन और ये लाइन, ये तो 90 होनी चाहिए ना? तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा अब ये मिरर से नॉर्मल बनाओ। इस मिरर से क्या बनाओगे, नॉर्मल, ये देखो, ठीक है? ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए मिरर से, राइट? अच्छा ये मिरर से 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये 60 हो गया। तो देखो कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई है, क्यों? क्योंकि ये वाला कितना है, 30। 30. अब तुमको थीटा बताना है। थीटा बताने के लिए क्या चाहिए रहेगा, बताओ कैसे बता सकते हो थीटा? अब लगेगी फिजिक्स, कौन सी? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, अरे बोलो, Angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वरना तो ये फिजिक्स में डालते ही क्यों, लाइट वाले चैप्टर में डालते ही क्यों, है ना? इतना तो फिजिक्स लगवाओ यार कम से कम। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर। अब इसमें आई और आर डिटेक्ट करने का गेम है में। लाइट रे आ रही है तो ये वाला एंगल नॉर्मल से होता है ना, अरे नॉर्मल से होता है ना आई और आर, तो ये नॉर्मल है Yes, sir. और इसमें लाइट रे आई है ऐसे। अब तुम्हारा कहीं से भी पास कर रहा हो ये, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये ऐसे दिखा रखा है पास होते हुए, पर तुमको जहाँ इंसिडेंट हुई है लाइट, जैसे यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो इसका नॉर्मल से जो बनेगा, ये नॉर्मल है अगर, तो ये वाला एंगल आई होगा क्या? Yes, sir. और अगर ये ऐसे चली गई है सीधी, तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, कोई sir. ऐसे बोलना चाहेगा? ठीक है, तो आई इक्वल्स टू आर करना है ना? अब आर की वैल्यू देखो ध्यान से, 60 डिग्री है क्या? आर ही आ रहा है क्या ये, Yes, sir. है ना? और आई क्या है, आई क्या है, थीटा प्लस 30 डिग्री। कितना है आई? थीटा Theta प्लस plus 30 डिग्री। 30. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ऐसे निकलेगा ये थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, आंसर। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? सर मैंने तो ये सब बिना करे निकाल दिया नो था। सर। Sir, मैंने भी. बिना करे निकाल दिया था मतलब?
सर सिंपल लॉजिक लगा लिया थोड़ा सा। कौन सा लॉजिक लगाया, मेरे साथ भी शेयर करो यार। सर ऐसे ही बिना मतलब पेन पेपर के ऐसे ही सॉल्व कर दिया था। अरे तो पेन पेपर तो तुम्हें समझाने के लिए जरूरत पड़ रही है, मुझे भी पेन पेपर की जरूरत थोड़ी ना है इसमें। ये तो आप नॉर्मल इमेजिन कर सकते हो ना, क्योंकि कि नॉर्मल ऐसे जा रहा होगा तो एंगल्स ऐसे बन रहे होंगे। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन करना ही चाहिए और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। लीनियर पेड़ से थीटा की वैल्यू थीटा 60 से कम होगी। हाँ, ऑप्शन यस के सर, मैंने भी ऐसे किया था। ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको पेन भी चलाने, पेन मतलब इसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका 120 डिग्री अगर ये है, कौन सा मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है ना, लीनियर पेयर वाली लाइन जो है आपकी, मेरा पैर कहाँ गया, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री, इसके अलावा जो एंगल बचेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये कितना बचेगा, 60 बचेगा ना। यस सर। तो थीटा हैज टू बी लेस देन 60 यस सर। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, क्योंकि थोड़ा सा एंगल और बचा हुआ है ना ऊपर, ये देखो छोटा सा एंगल बचा हुआ है ऊपर, है ना। तो थीटा 60 से छोटा ही होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ऐसा। टिक करा, आगे बढ़ गए। मैं तो समझाने के लिए आपको समझाया कि ऐसा अगर आपको नहीं चमका तो आप कॉन्सेप्ट लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आपको बताया। अदरवाइज मैं ये चीज सजेस्ट नहीं करता कि आप टाइम लगाओ। अगर आप लीनियर पेयर देख के 2 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हो, मेरा अप्रिसिएशन है आपको, है ना। मेरा फुल समर्थन है मेरा, ठीक है, मेरा वोट आपको ही जाएगा अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, बढ़िया बात, आगे चले। यस यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एक और छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ जी डिम्पल बताइए। डिम्पल जी ने पहले से ही निकाल रखे हैं आंसर सारे, है ना डिम्पल जी। बेटा सॉल्व कर लो, मेरे को पता है तुम्हें आंसर पता है काफी सारे क्वेश्चन के, तुम कल ही देके आए हो पेपर। 10 सेकंड्स भी लग रहे हैं ना सॉल्व करने में, तो भी सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। अच्छी बात है अगर आप जल्दी कर सकते हो तो। ऐसा नहीं होता कि अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी बात है आप खुद को चैलेंज कर रहे हो कि एक बार एग्जाम में कर दिया था, अभी मैंने यहाँ पे भी फिर से सॉल्व कर दिया, इवन जल्दी कर दिया, है ना। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सी आ रहा है, ओके। अरे डिस्कस करेंगे। यस सर। यस सर। करें डिस्कस। Yes, sir. भाई देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। सही बात है। अगर किसी मीडियम की भी हम बात करें, एक के मुकाबले दूसरे की भी बात करें, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक के मुकाबले दूसरे की ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होने वाली है पहले वाले से। सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली होती है ना, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। तो क्या हो जाएगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर, ग्लास अपॉन वाटर विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर अपॉन ग्लास। ऐसे ही होगा क्या? यस सर। अरे ऐसे ही तो होगा ना, फॉर्मूला पता है ना सबको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सर यस आगे। सर। हाँ फिर ठीक है। तो इसमें क्या रख देंगे, अब वैल्यू रख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ग्लास की कितनी है 3/2, वाटर की कितनी है 4/3, इक्वल्स टू आ गया वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तुमको पूछ रहा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वाटर, तो जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना, राइट। कितना आया भाई, बीजी अपॉन वीडब्ल्यू कितना आया? 9/8 बीजी अपॉन वीडब्ल्यू 8/9 है ना। VW अपॉन VG आया 9/8, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 9/8, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 8/9, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले।
Yes, sir. ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करो। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे बढ़ाई जा सकती है भाई? इजी क्वेश्चन है काफी। डिस्कस कौन लिख रहा है? डिस्कस क्यों करना है इसको? हुआ नहीं क्या ये? बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया मैंने, कराया कि जो मैग्निफिकेशन होता है या मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। तो क्या होता है भाई मैग्नीफाइंग पावर? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस का फोकल लेंथ, राइट? ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा या छोटा आ रहा है आपका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का आई पीस की कंपैरिजन में, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर होता है। थोड़ी देर पहले भी अभी एक क्वेश्चन में बताया मैंने। तो ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर एफ ओ बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा क्या? Yes, sir. तो आंसर का क्या आ गया? इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट? अरे सही बात है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा ना मैग्नीफाइंग पावर, तो गलत हो गया ऑप्शन डी ऑप्शन। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? इंक्रीजिंग ऑफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव करना मतलब ऑब्जेक्टिव का बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर नहीं बढ़ेगी, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको कर लो, ज्यादा लंबा तो नहीं है। किसने हाथ ऊपर किया है? वर्षा रानी, कुछ पूछना है क्या बेटा आपको? वर्षा रानी आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ पूछना है क्या? नहीं, गलती से हो गया लगा। नो नो सर। ओके ओके, आंसर बताइए इसका। फिर से डी आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, करें डिस्कस करें क्या? यस सर। नहीं करना है ना डिस्कस तो। Yes, sir. यस हाँ भाई, सर। ठीक है। थिकनेस आपकी क्या होती है? थिकनेस या डिस्टेंस बेसिकली, सिंस यहाँ पे आपको स्लैब बोल रहा हो तो मैं थिकनेस बोल रहा हूँ, अदरवाइज जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। यस सर। Yes, sir. तो टाइम क्या हो जाएगा? डी अपॉन स्पीड, राइट? Yes, sir. Yes, अरे sir. इसमें थोड़ी डाउट हो, ये तो आता आ गया तुम्हें समझ में है ना, पहले से आता था ये तो। अच्छा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें स्पीड निकालने की, तो ये क्या होता था भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता था क्या? बोलो बेटा। अरे म्यू क्या होता है? यही तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है यस ना? सर। Yes, sir. तो वी Yes, को sir. ऊपर ले गए, म्यू को नीचे लिया है, वही तो किया है यहाँ पे। तो इससे और इससे एक कॉमन चीज मिली हमें, ये जो टाइम है, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Speed of light in air. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कैसे? जब v की जगह तुम यहाँ पे रखोगे c अपॉन म्यू, जाएगा ये t इक्वल्स टू d अपॉन में c अपॉन म्यू, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा क्या?
अरे बात समझ में आई? Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आ रहा है टाइम, है Yes, ना? sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो लाइट को ट्रैवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब तो बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है इन चारों मीडियम में से? U2 की, सर 2 की है। है ना? तो T2 सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है। उसके बाद 4 की है, T1 1 की है, तो T1 लेने वाला है। आगे T4, देन T3 को तो T3 पता है। ऑप्शन डी आंसर है क्या? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया था? ये क्वेश्चन टेस्ट में हुआ था क्या सॉल्व? Yes, sir, हो गया था। सर मैं सॉल्व कर गया था, मार्क गलत कर दिया। मार्क गलत हो गया? ठीक है, मार्क वगैरह पे ध्यान दो यार, ये तो बुरा लगता है फिर बहुत ज्यादा, बनना है ना कि इतनी मेहनत करके सॉल्व किया और क्वेश्चन ही गलत मार्क कर। ये तो काफी बुरा फीलिंग है। सेव नहीं हुआ, मैं क्या बोलूं यार, कैसे हेल्प करूं मैं इस चीज में तुम्हारी? तो काफी मुश्किल प्रॉब्लम है। पहले सेव करो फिर आगे बढ़ो। कोई आंसर आ गया है, लास्ट वाला क्वेश्चन है तो अलग बात है। अब देखो बिल्कुल लास्ट में तुम इसी को कर रहे थे तो समझ में आता है कि भाई छूट गया। हाँ सना, सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? क्या बात कर रहे हो बेटा? नो स्पीड ऑफ लाइट, मुझे ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम? सना, कहाँ गुम गए बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, सवाल कौन पूछ रहा था तुम में से? स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है ना? तो म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी हो गया। अच्छा, जो v है वो है स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो तुमने d ले लिया लेट से, है ना? थिकनेस वगैरह मान लो या जो भी डिस्टेंस मान लो ट्रैवल कर रही लाइट, उसको d ले लिया और डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? स्पीड लिख दिया। तो ये तुम्हारा टाइम निकल के आ गया, राइट? अब तुमको क्या करना है? v को रिप्लेस करना है बस, ठीक है, c अपॉन म्यू से। तो जैसे ही तुमने v को रिप्लेस किया तुम्हारी स्पीड तो गई कहीं और, अब स्पीड से तुम्हें मतलब नहीं है, राइट? तुमको मतलब किससे? अब टाइम से। कैसे निकलेगा टाइम? जो टी आया वो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू के। जब हमने रिप्लेस किया ना तो हमें रियलाइज आया कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी आपका टाइम भी बढ़ेगा क्रॉस करने में जितना लग रहा है लाइट, ठीक है? मुझे लगता है काफी इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे चैट में बता देना, फिर समझा दूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, मतलब मिरर तो नहीं है। सेपरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज को, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों की 1 और 4/3 दी हुई है। आपको क्या बताना है? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी व्हाट? पावर बताना, चलो बता दो। चलो डिस्कस ही करते हैं, नहीं आ पा रहा तो। अगर किसी को भी नहीं आया क्या? हाँ बेटा, पावर क्या होता है? 1/f होता है क्या पावर? यस सर। तो फिर तो आना चाहिए था। चलो कोई ना, इधर देखो, फॉर्मूला भूल गए होंगे तुम इसका, इसलिए नहीं कर पाए। तो भाई कर्वेचर है, कॉन्वेक्स सरफेस है। लेट्स से ये सरफेस लिया तुमने कॉन्वेक्स, ठीक है? अब तुम्हारा आर दे रखा है कितना? कर्वेचर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. इसका एक तरफ का जो है वो म्यू1 हो गया 1। अगर तुम ले रहे हो तो देखो, बोला ना फैक्टर इंडिसेस 1 एंड 4/3, म्यू2 कितना हो गया? 4/3, राइट? अगर इस पे तुम अगर रिफ्लेक्शन करा रहे हो
तो मैंने बोला था तुमको कि तुम्हें कुछ अज्यूम करना पड़ता है कि भाई कभी कभी क्या है कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप पावर निकाल रहे हो, अगर आप पावर निकाल रहे हो किसी चीज की, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि ऑब्जेक्ट दूर जितना हो सके दूर से आए, राइट? अरे बेटा बोलो ना, अगर आप पावर निकालना चाह रहे हो तो आप यही बोलोगे ना कि सर जितनी दूर से आए वहां तक ऑब्जेक्ट को हम जितना डिस्टेंट हो सकता है वहां तक रखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई कितना पावर निकाल सकते हैं, कितने कितने करेक्शन की जरूरत है हमें, राइट? तो आपने इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, है ना? तो इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पे बनेगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? कॉन्वेक्स सरफेस लिया है हमने, मैं ये भी नहीं बोल रहा मिरर है लेंस है कुछ भी है, कॉन्वेक्स है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स है तो हमको इतना सा बस ध्यान रखना है कि अगर कॉन्वेक्स है उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो किस डायरेक्शन में रहने वाला है, और वो प्लस रहने वाला है या माइनस रहने वाला है। अब सिंस राइट साइड में आएगा कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस, तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस लेंगे। Yes. बस इसी काम का था ये, और कुछ काम का नहीं था। अब तो इसमें क्या है कि एक सरफेस के लिए आप क्या लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अरे रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, क्योंकि नहीं समझ में आया क्या बेटा? लाइट रे जब इन्फिनिटी से आएगी तो उनका रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है ना? तभी तो आपको म्यू दे रखा है दोनों सरफेसेस का। कितना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू Mu 2 minus mu 1 upon mu r. म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब याद आया फॉर्मूला तो। अब बताओ क्या क्या दे रखा है इसके अलावा? म्यू वन दे रखा है 1, और म्यू टू दे रखा है कितना? बेटा म्यू टू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 4/3 दे रखी है ना? Yes, sir. कितना हो जाएगा म्यू टू बाई वी? 4/3f। नहीं समझ में आया? Yes, sir. म्यू टू की वैल्यू तो हो गई 3/4, 4/3 सॉरी, और v की वैल्यू हो गई f, है ना? राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, Right. sir. माइनस u तो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, राइट? 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, r कितना था? 10, राइट? हाँ ना? तो बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या बन जाएगा? 4/3f माइनस 0 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/30। 1/30। तो इसमें आपका f आ जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। पावर निकालनी थी, पावर कितनी होती है? 1/f कितनी हो गई? मीटर्स में लेंगे सर। हाँ मीटर्स में लेंगे, 40 इंटू 10⁻², राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 100/40 यानी 2.5। 2.5 डायप्टर। डायप्टर इसकी यूनिट होती है पावर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? बी ऑप्शन। बताइए, अब समझ में आ गया सर? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन करो, थ्योरेटिकल है। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज। ये हमने करा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है हमने, राइट? क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा सर। क्या आएगा? एबीसीडी में से क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन सर। Sir, option B. सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन ना। करा हुआ है क्योंकि हमने तो पहले भी बात हुई थी ना हमारी, कि जब कोई आपका प्लेन मिरर होता है तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप लोगे, जो कि आपको उस पर ऐसा लगेगा कि लाइट दूर से आ रही है कहीं से, है ना? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? वो कन्वर्ज हो जाएगी ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? कन्वर्ज एक पॉइंट, है ना? ऐसा कब हो सकता है? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कूल, आगे चलें। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। बाई कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्वेश्चन है। दोनों कर्वेचर की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज व्हाट? ये बता दो।
लेंस मेकर फॉर्मूला याद है, भूल गए? सॉरी, लेंस मेकर फॉर्मूला याद है बच्चों? याद है। Yes, sir. हाँ तो बस Yes, उससे हो sir. जाएगा। करें सॉल्व? Yes, sir. क्या फॉर्मूला था भाई? 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1 1 by by R1 minus 1 by R2। है ना, ये 1 by फॉर्मूला तो अब R2। तक याद हो जाना चाहिए। R1 भी आपका पॉजिटिव लेते हो आप, 10 हो जाएगा, है ना, और R2 भी सेम है क्या? नेगेटिव होगा। ना, नेगेटिव ऑफ 10 बेसिकली। तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो 1.5 - 1, राइट, और ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 2/r। अरे सॉल्व करेंगे तो 2/r बन जाएगा ना ये, Yes, sir. है ना। तो भाई इधर ले जाओ उसको, f की टर्म्स में लिखोगे ना, 0.5 इंटू 2/10, 0.5 इंटू 2/10। r की वैल्यू कितनी थी? 10। f की वैल्यू कितनी आ गई भाई? +10 10. सेंटीमीटर। सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में तो क्या है, ये डिस्कस ही करेंगे, तुमने वैसे करा हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो टाइम तो वैसे थोड़ा हो गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को कैसे करना था। इसमें आपको ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लेंस, पहले आपको वो निकालना था। मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, चलो तुम लोग बताना फिर समझ में नहीं आया हो तो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस निकालना था पहले। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 से, लेंस चल रहा है 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें v निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है ना। तो पहले ये तो देखो इमेज बन कहाँ रही है, तो कैसे देखोगे भाई? मिरर लेंस फॉर्मूले से ही तो देखोगे, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। अरे Yes, हाँ sir. ना बोलो बच्चों। तो v 1/v कितना हो जाएगा? 1/10 - 1/30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30। तो v आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 क्या आया? लाइट लाइट बोल रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस, है ना। अब तो आपको एक फॉर्मूला लगाना था जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको इमेज का निकालना है लेंस के कंपैरिजन में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट का क्या है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। अगर ये आपने लगाया था तो आपका आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u यानी 15/30, राइट, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय vo विद रिस्पेक्ट टू l, अभी निकाला है देखो 2। कितना आंसर आया ये, कोई बता सकता है क्या? 2.5। 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी विद रिस्पेक्ट टू l, नहीं समझ में आया बेटा? 0.5 ही तो आया, 15/30 हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 यानी 1/4, और 2 ऊपर था, ये नीचे 2 आ गया। 1/2 कितना होता है? 0.5 ही तो होता है, राइट। लेकिन 0.5 आपका आंसर नहीं है। 0.5 इसका जो हमने सोल्यूशन कैलकुलेशन करी है उसका 0.5 आ रहा है, लेकिन अभी आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज निकला है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बताना है केवल। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको केवल vi निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ताकि जब vi माइनस vl करोगे तो ये vl कैंसिल हो जाए। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, ये sir. चीज थी जो आप गलती कर सकते थे एग्जाम में, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू लेंस नहीं पूछ रहा ये। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लेंस समझ लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। 0.5 ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, जिसमें है नहीं, नन ऑफ द अबव करके आओगे मतलब, तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 0.5 और लेंस की कितनी थी स्पीड? +2। इतना आंसर आ गया भाई 2.5 2.5 centimeter per second. समझ में आया सबको? Yes, sir. पक्का? Yes. अच्छा, तो बिफोर आई स्टार्ट आगे का, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि
आप लोगों के लिए मैंने वीडियो सोल्यूशन जो है पहले भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, पुराने टेस्ट के भी, मेजर टेस्ट के देखे थे वीडियो सोल्यूशंस, Yes, वो sir. टिक्स के लिए भी बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें देखो टाइम लिमिटेड था, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में अगर नहीं आए जल्दबाजी में, है ना, क्योंकि पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है, तो हो सकता है कोई, वैसे मैंने ट्राई किया आपको मैं एक एक चीज समझाऊं, मतलब एक एक चीज के साथ। फिर भी अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो बेटा, है ना, या ग्रुप में आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउट नहीं रहने वाला आपका, उसकी टेंशन मत लो। तो अभी यहाँ पे हमने आज कितने ले लिए उतने ठीक है, बाकी जितने इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच गया है किसी का, मैं सबको बोल रहा हूँ, तो आप उन वीडियो सोल्यूशन में देख लेना, उसमें भी मैंने ही बताया है, उसमें कोई और नहीं बता रहा, उसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है बेटा। Yes, sir. आगे आगे चले। Sir. क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो M क्या? का स्क्वायर। हाँ जी, ऑप्टिक्स पढ़ते सर यहाँ हैं। पे हाँ, सर यहाँ पे जो आपने M का स्क्वायर किया है, यहाँ पे M क्या है? यहाँ पे क्या क्या है? M. एफ। नो सर, M का स्क्वायर। एम का स्क्वायर क्या होता है? एम भाई बताओ, बच्चा कौन बताएगा एम क्या है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है बेटा, और क्या हो सकता है? तो वेलोसिटी तो हमने डिस्कस करी थी, याद करो, जब हम डिस्टेंस लेते थे तो हम स्क्वायर नहीं करते थे, जब हम स्पीड लेते थे तो स्क्वायर कर देते थे, है ना। मैंने पढ़ाया था ना ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग में कि रिलेटिवली अगर कोई चीज मूव कर रही है, या रिलेटिव किसी के टर्म्स में कुछ निकाल रहे हो आप, तो कैसे निकालोगे ना, मैग्निफिकेशन का रोल कैसे प्ले होगा। एक बार नोट्स रिवाइज करना, उसमें आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में से भी आप देख सकते हो, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? Yes. यस सर। ठीक है, वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं भाई। वे ऑप्टिक्स में आज हम थोड़ा सा आइडिया ही लेते हैं, क्योंकि फिर इसको क्या है कि अगली क्लास से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो मैं मतलब इसमें कर देता हूँ, पर अच्छे अगली क्लास से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वे ऑप्टिक्स में कुछ नहीं है, एक बार आपकी जो लाइट है वो आप ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे रेज की तरह जा रही है, राइट। तो अब आप उसको कैसे ट्रीट करने वाले हो कि अब वो वेव की तरह ट्रैवल कर रही है। तो लाइट के ऊपर काफी सारी थ्योरीज आई पहले से, कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है, या फिर प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। काफी बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी कुछ ना कुछ थ्योरीज दी, है ना। न्यूटन आए, उसके बाद आपके हाइगन्स आए, आज पढ़ेंगे और भी है ना। काफी लोगों ने बताया, लेकिन सब लोगों की थ्योरी में कुछ तो बातें सही थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो हम जैसे डेवलपमेंट करी साइंस, तो रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत चीज हो सकती है, क्योंकि ये बिहेवियर इसका चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो सब पढ़ेंगे हम। आखिर में हम ये लाइट का वेव वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको स्टडी करने के लिए वेव ऑप्टिक्स को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इनमें से कुछ 5 मेजर थ्योरीज हैं, इनमें से हम एक दो ही पढ़ने वाले हैं, बाकी आप नोट्स के थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि काम की नहीं है सिंस इतनी ज्यादा, आइडिया दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले न्यूटन आए भाई ना, द ग्रेट आइजैक न्यूटन। उन्होंने बताई हमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो कॉर्पस्कल्स क्या होती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इलास्टिक मटेरियल्स पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स। इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक का मतलब समझते हो सब लोग? इलास्टिक का मतलब समझते हो? जो कि अपनी शेप और साइज चेंज कर पाता हो, है ना। जरूरी नहीं आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो ही चेंज हो, है ना, उसमें चेंज भी अगर आ पा रहा है तो इलास्टिक। नाउ दीज कॉर्पस्कल्स एंटर आवर आईज एंड इफेक्ट आवर रेटिना टू क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ विजन। आप समझ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम, बायो पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हो क्या रहा है, जो कॉर्पस्कल्स हैं वो कुछ ऐसी चीज है ना, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी एंटर कर रहे हैं आई में, हमारे रेटिना में कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हम सेंसेशन ऑफ विजन फील कर पा रहे हैं ना, कुछ सेंसेशन हो रही है जैसे हम देख पा रहे हैं बेसिकली, राइट। सो कॉर्पस्कल्स वर द रीजन, एंड दैट्स हाउ न्यूटन यूज्ड टू एक्सप्लेन लाइट, कि लाइट भाई ये होती है, जो तुम देख पा रहे हो ये है लाइट बेसिकली। सो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ही सेड दैट, कि अलग अलग कॉर्पस्कल है। इलास्टिक तो बोल ही दिया था उसने, तो बोला था कि अलग अलग कॉर्पस्कल्स हैं तो अलग अलग शेप्स एंड साइज होंगे, तो इसलिए अलग अलग कलर्स आ जाते हैं, है ना।
So this theory could explain reflection and refraction although. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे ये थ्योरी, क्योंकि इसमें ये बता दिया था इन लोगों ने, मतलब न्यूटन ने बता दिया था कि इलास्टिक है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे ऑब्वियसली, तभी इसको रिजेक्ट किया गया। जैसे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पसल्स या कोई मैटर, लाइट अगर मैटर का कंसिस्ट करती है, देन कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ शुड डिक्रीज द मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर लाइट Yes, sir. मैटर है, अगर लाइट मैटर से बनी हुई है या मैटर है ना, तो अगर आप किसी सोर्स से लाइट को प्रोजेक्ट करोगे तो मास कम हो जाना चाहिए फिर तो सोर्स ऑफ लाइट का, राइट? Yes, sir. जनरली हमने ऐसा देखा नहीं होते हुए उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली तो कंटिन्यूअस एमिशन was not decreasing the mass of source of light, and that's the reason why न्यूटन का जो कॉर्पसल थ्योरी था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वो डिस्कार्ड करने वाली नौबत आ गई है ना, डिस्कार्ड करने लग गए लोग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयरर मीडियम। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं। No, sir. हाँ, लेकिन Opposite है sir. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, इसका कॉर्पसल्स opposite है। इसका अपोजिट है एग्जैक्टली। कॉर्पसल्स जो डिफाइन किए थे न्यूटन ने, वो बोल रहे थे कि भाई डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलते हो ना, लाइट जो है डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलती है, रेयरर में तो कम चलती है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई है ना। हमने डिफाइन भी किया, लॉजिक भी दिया इसके पीछे के क्यों रेयरर में फास्ट चलती है ना, क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है तो स्पीड बढ़ जाती है, सब हमने हर तरीके से, अब तो एक्सप्लेनेशन हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता थी। तो ये एक पॉइंट था जो कि न्यूटन की थ्योरी को गलत बता रहा था। एक और पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो ये टॉपिक्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा अगर आपको आइडिया नहीं है ऑलरेडी तो, कि भाई कैसे ये टॉपिक्स बताते हैं कि लाइट जो है वो कॉर्पसल से मिलके नहीं बनी है, या न्यूटन ने जो बताई थी थ्योरी वो सही नहीं थी। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। अब पार्शियली तो होता ही ना बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने बात करी थी, पता है आप सब लोगों को, है ना, कि पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो इस चीज को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया ये कॉर्पसल थ्योरी, क्योंकि वो तो मैटर बता दिया उसने, है ना। तो थोड़ा अंदर चला जा रहा है, थोड़ा बाहर चला जा रहा है, ये चीज एक्सप्लेन कर पाएगी क्या फिर कॉर्पसल थ्योरी? नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे, इसकी वजह से बाय बाय बोलना पड़ा। और फिर आए हमारे द ग्रेट हाइजेंस। हाइगन्स थ्योरी क्या बोलती है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये पहले इंसान थे जिन्होंने बताया हमें कि भाई लाइट जो है पार्टिकल वार्टिकल नहीं है सर, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट है वेव। वेव क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन क्या होती है वेव की? कोई बताना चाहेगा क्या? अच्छा, तुम्हें जो पता है वो बता दो यार, कुछ भी जो भी तुमको लगती है कि वेव की डेफिनेशन ये हो सकती है, या कुछ होती ही नहीं है तुम्हारे हिसाब से। Propagating dynamic distribution of one or more quantities. क्या 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 क्या? देखो, सबसे सरल डेफिनेशन अगर आप समझना चाहो लाइट की, तो वो क्या होगी कि लाइट, सॉरी वेव की क्या होगी, कि वेव क्या है भाई? वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है बेसिकली, है ना, या फिर एक ऐसी एनर्जी है जो बेसिकली एक ऐसा सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, एक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या फिर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। बात समझ में आती है? एक पार्टिकल है, उसने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे दी, इसने दूसरे को दे दी, इसने आगे वाले को पहुंचा दी, इसने आगे वाले को पहुंचा दी, तो ये वेव बन सकती है क्या? अरे बात समझ में आ रही है सबको? वेव होती क्या है ना। Yes, sir. पार्टिकल था, पार्टिकल किसी और पार्टिकल पे एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं रहा था, वो तो अपना चल रहा था जब तक जा सकता है, जहां तक, है ना, जितनी उसमें एनर्जी है। लेकिन अब वेव थ्योरी क्या बोल रही थी कि भाई वेव जो है वो क्या करती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है ना, बिल्कुल
बेटन वाली जो रेस होती है उसकी तरह, देखा होगा ना रिले रेस सबने, एक बंदा बेटन लेके भागता है, फिर वो दूसरे को पकड़ा देता है, फिर वो आगे भागता है, फिर तीसरे को पकड़ा देता है, तो ऐसे रेस कंप्लीट होती है ना। तो वेव भी उसी की तरह है। फॉर लाइट टू प्रोपोगेट अ मीडियम कॉल्ड लुमिनिफेरस ईथर मीडियम एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम है जिसको हम बोलते हैं लुमिनिफेरस ईथर मीडियम, एंड इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। अभी नाम याद रखो, इतना काफी है, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं है सच। तो हाइगन्स थ्योरी ने बोला था कि भाई डिफरेंट कलर्स, पहली बात तो उसने ये बोला कि वेव है भाई लाइट, जो आप पार्टिकल पार्टिकल कॉर्पसल कॉर्पसल करते आ रहे हो ये सब नहीं है, वेव है ना। फिर उसने बोला डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो सही बोली थी उसने ये बात, राइट। रेड का, वॉयलेट का, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है क्या बच्चों? यस सर। है ना। तो वेवलेंथ अलग थी इसलिए उनका कलर अलग आ रहा था, ये उसने बोलना चाहा, जो कि कई हद तक सही भी था, एकदम सही बात बोली। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, सारे फिनोमेना जो हम देख पा रहे थे वो एक्सप्लेन कर देती है थ्योरी। तो ये थ्योरी काफी ज्यादा बेटर थी न्यूटन की थ्योरी से। ऑल्सो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड नॉट इन डेंसर मीडियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना। एयर से अगर आप जा रहे हो ग्लास में तो आपकी स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए, तो ये थ्योरी ने वो एक्सप्लेन किया, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट समझाने का ट्राई करना चाह रही थी ये लाइट, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक क्या थे? ये तो सब अच्छी बातें बोल दी हाइगन्स ने जो कि सही थी, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी देते कि जैसे कि लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ा था ना हमने लाइट के टाइम पे भी, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर वेव है तो रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट करना ही नहीं चाहिए, फिर तो बात समझ में आ रही है, अगर वेव है तो रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट करना ही नहीं चाहिए, तो ये समझा नहीं पाई है थ्योरी उस चीज को। ऑल्सो लुमिनोफेरस ईथर कुड नॉट फाउंड एनीवेयर, जो हाइगन्स ने बोला कि भाई ये जो मीडियम है ना लुमिनोफेरस ईथर, नाम से नाम है उसका, कि ये मीडियम हर जगह मिलेगा आपको, ऐसा उसने बोला, इसलिए लाइट ट्रैवल कर पा रही है हर जगह। लेकिन ऐसा सच नहीं है, हमें पता किया हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये मीडियम हर जगह नहीं मिलता है। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो खैर बाद में आए थे बहुत ज्यादा, इन्होंने तो काफी ज्यादा डेफिनेशन ही बदल दी साइंस की, है ना। लेकिन नहीं समझा पा रहे थे ये, क्वांटम लेवल पे नहीं ले जा पा रहे थे साइंस को हाइगन्स, है ना। तो उनकी इस वजह से उनकी थ्योरी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करी गई, ठीक है। तो भाई यहाँ से वेव फ्रंट का टॉपिक चालू होता है आपका। वेव फ्रंट अब आपका एंट्री कर चुके हो आप वेव ऑप्टिक्स में। तो ये वेव फ्रंट है जो पूरा आगे के होता क्या है, ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में अब इसको चालू करेंगे तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे, करना ही पड़ेगा, वरना बीच में समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करी है और टेस्ट का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं वेव ऑप्टिक्स कंटिन्यू करूंगा और आपको रीड करके आना है ये, ठीक है। और पेपर का एनालिसिस है दूसरा होमवर्क। होमवर्क नंबर 2 क्या है? पेपर का एनालिसिस सबका होना चाहिए। अगर मैंने किसी से पूछ लिया कि कौन सा क्वेश्चन क्यों नहीं आया तो मैं क्लास से निकाल दूंगा आपको, अगर आपने नहीं बताया तो। मैं पहले ही बता रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि पेपर के एनालिसिस करने जरूरी है। इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो पेपर के एनालिसिस जरूर करके आना, एक बार देख जरूर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। वर्षा रानी जी, यस आपने सर। हाथ ऊपर किया है, कुछ डाउट है क्या? मुझे लग रहा है वर्षा ऐसे ही हाथ ऊपर कर, चलो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चा आज की क्लास में? टेस्ट के सॉल्यूशंस में जिसको डाउट रह गए वो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी तो अगर डाउट आता है तो आप पूछ ही सकते हो पर्सनली भी, ठीक है। चलो बच्चों, गुड बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बच्चों।